नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि m, v और u क्रमशः आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, तो लेंस के लिए m, v और u के मध्य सही संबंध क्या होगा? आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, आवर्धन m बराबर होता है v/u बराबर I/O। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है पिछली क्लासों में और कुछ क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है आवर्धन बराबर V/u भी होता है और आवर्धन बराबर I/O भी होता है। और इसको हम इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं V/u बराबर I/O। ओके, इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। m बराबर V/u इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही संबंध है। I क्या है? I ये प्रतिबिंब की लंबाई, I प्रतिबिंब की लंबाई है। O क्या है? O ये वस्तु की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई है। M आवर्धन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता क्या होगी? क्षमता उसने पूछी, उसने P पूछा है और R दिया है। तो हमें मालूम है कि F बराबर होता है R/2। ठीक, R/2। R का मान दिया है उसने। R का मान कितना दिया है उसने? R का मान है 40 सेंटीमीटर। R का मान 40 सेंटीमीटर है। R का मान रखेंगे 40/2 बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। F का मान कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्षमता, तो क्षमता P बराबर होता है 1/F मीटर। क्षमता को मीटर में करने, इसको F को मीटर में, तो हमें 20 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है। तो 1/F, F का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻²। ये आपका हो गया सेंटीमीटर में। ठीक, 1/ कितना आ जाएगा? सॉरी, ये आपका कितना आ जाएगा? इसको ऊपर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 + 5 आपका डायोप्टर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है? तो वही संबंध हमने आपको बताया था, P बराबर 1/F होता है, क्षमता और फोकस दूरी के मध्य संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर, P बराबर 1/F। जिसका क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? अभी बताया हमने, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल के तापन प्रभाव के सूत्र को किसके रूप में निरूपित किया जाता है? विकल्पों में H उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है, I चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा है, R प्रतिरोध है और T समयावधि है। तो इसने पूछा है, तो इसको संबंध को बताना है, तो वो आपका क्या होता है? कैपिटल H बराबर होता है आपका, फॉर्मूला हो गया ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल H बराबर VIT। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है। तो जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास ना अटेंड की हूँ वो अटेंड कर लें। ये क्वेश्चंस 12 साल से बराबर आ रहे हैं, 12 ईयर से बराबर रिपीट हो रहे हैं।
तो इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है? तो सही ढंग से निरूपित करता है तो वो कौन करता है, देखना है हमें। तो वो आपका ये तो करता नहीं है, ये नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? समानांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के इस पर हो और प्रतिबिंब अविवर्धित, आभासी और सीधा होता है। तो जब कोई वस्तु F1 और O के मध्य हो, या जब कोई वस्तु F1 और O के मध्य हो, तो प्रतिबिंब आवर्धित, अविवर्धित, आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट है आपका, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। कैसी निकलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है, वह कौन सा लेंस है जो बीच में पतला होता है और परिधि के पास मोटा होता है? तो वो लेंस आपका अवतल लेंस कहलाता है। कैसा होता है? अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस ऐसा होता है जो बीच में पतला होता है, ये बीच में पतला होता है, ठीक, और परिधि पर मोटा होता है, परिधि के पास। ठीक है, उत्तल लेंस कैसा होता है? तो बीच में ये मोटा होता है और परिधि के पास ये पतला होता है। ये उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया। ठीक, उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। तो शक्ति निकालना है हमें। तो फोकस दी है आपकी F बराबर 50 सेंटीमीटर। तो शक्ति लेंस की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/f। तो F कितना दिया है? 50। ठीक, आपका 50, तो ये मीटर में है आपका, तो वो सॉरी ये सेंटीमीटर में है, हमें ये मीटर में बनाना है। तो पहले हम इसको मीटर में बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले मीटर में बनाते हैं। तो 50 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, 100 से भाग दे दिया, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 मीटर। क्योंकि ये F होता है तो ये मीटर में होता है। किसमें होता है? ये मीटर में। तो यहाँ 1/, ये आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक, 1/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आपका पूरा ऊपर आ जाएगा 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। उसने फोकस दूरी मीटर में ही दे दी, पहले ही उसने दे दी कि 2.5 मीटर है उसकी फोकस दूरी। हमें क्षमता निकालनी है इसकी। तो क्षमता इसकी कैसे निकालेंगे? तो P बराबर होता है 1/f। F का मान कितना है? 2.5। तो ये आपका आ जाएगा 0.4 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस
फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी ओ कितना दिया है वस्तु की दूरी वो यू कितना दिया है इसका, लेंस से वस्तु की दूरी यू है आपका 30 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, तो यू का मान कितना -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा उसने पूछा है। तो v का मान पूछा उसने, v का मान पूछा है। f का मान दिया है, कितना दिया है वो f का मान, तो आपका 10 है। f तो निकालेंगे कैसे, वो आपका फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक, f का मान है आपका 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है तो इसको फॉर्मूले को रखेंगे, तो 1/u का मान -30 है, f का मान 10 है, तो 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30 बराबर 1/10। 1/v बराबर 1/10 माइनस का 1/30। अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 30। तो 1/v बराबर ये 30 आया, 3 माइनस का 1, ये आपका आ जाएगा 1/v, क्या आ जाएगा आपका 1/v बराबर 2/30, 1/v बराबर 1/15। तो आपका v बराबर क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं तो होता है, जो हम स्क्रीन पर देखते हैं तो वो होता है, कैसा होता है, वो वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एक लेंस के इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी, तो वो प्रकाशिक केंद्र से होकर, किससे होकर, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है, तो छवि का आकार पूर्ववत रहेगा। कैसा रहेगा, पूर्ववत। जब हम वस्तु का प्रतिबिंब 2f1 पर वास्तविक और वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है 2f1 पर, तो आपका ये पूर्ववत ही हो जाएगा। एक लेंस की शक्ति, एक लेंस की शक्ति इसकी किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो एक लेंस की शक्ति फोकस दूरी के किसके होती है, तो वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। P बराबर होता है 1/f होता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गई फोकस दूरी के। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है, तो सत्य होने की संभावना कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों अवतल हैं। क्या है, ये दोनों अवतल हैं, यही संभावना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई
उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता शक्ति आवेश की गणना करें। उसकी क्षमता शक्ति आवेश की गणना करनी है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, निकालना है हमें, तो वो आपका कैसे निकालेंगे? F बराबर दिया है आपका 25 सेंटीमीटर, दिया है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका 0.25 मीटर आ जाएगा। F बराबर, ठीक, हमें निकालना क्या है? क्षमता शक्ति आवेश की गणना, तो P निकालनी है। लेंस की क्षमता यानी आवेश की गणना, तो ये P बराबर 1/F, तो 1/F का मान कितना है? 0.25, तो ये आपका आ जाएगा 4D। ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर हो जाएगा, 4D, यानी D का मतलब डायोप्टर। नेक्स्ट, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई वो आपकी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? तो अवतल लेंस की नाभीय लंबाई ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणों के उत्पन्न होती प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु को हम किसी पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए फोकस बिंदु जो है, फोकस बिंदु पर जब हम रखते हैं किसी वस्तु को, तो कोई भी प्रतिबिंब अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। किसका नहीं होता? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर है की फोकस दूरी होगी, तो P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। उसने पूछा है क्या? तो उसने फोकस दूरी पूछी है। F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P, 1/P, तो P का मान कितना है? 2 डायोप्टर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर कितने मीटर दिया है हमें, सेंटीमीटर में इसको कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक लेंस में 2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी? तो फोकस लंबाई तो क्या, और आपको निकालना है P बराबर होता है 1/F। F का मान दिया है आपका कितना? ये दिया है 2। कितना आ जाएगा? 0 दशमलव आपका 2 दिया है, 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, मीटर आ जाएगा। और क्या कह रहा है वो कि फोकस ने इसकी किस्म बतानी है, तो ये उत्तल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उत्तल लेंस। प्लस में आई है, तो वो दिया है प्लस में है, उत्तल लेंस हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, जो लेंस की क्षमता है धनात्मक है, तो लेंस उत्तल लेंस भी होगा। ठीक, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, ऋण प्रतीकों के साथ लेंस फॉर्मूला क्या है? तो इनके साथ लेंस फॉर्मूला है 1/V माइनस का 1/U बराबर 1/F। ये लेंस के प्रतीकों का फॉर्मूला है। लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को हम फोकस फोकस लेंथ या नाभीय लंबाई कहते हैं।
फोकस लेंथ या नाभि लंबाई कहते हैं। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो यह क्या है? यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो वो क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना है? तो वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना है? तो 2f1 पर। कहाँ रखा जाना है? 2f1 पर रखा जाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी? तो ये अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकलेगी। इससे कैसे निकलेगी? बिना किसी विचलन के निकलेगी। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किसी व्यक्ति को हमें निकट दृष्टि दोष को सुधारना है तो किस लेंस का उपयोग करेंगे हम? निकट दृष्टि दोष के लिए अपसारी लेंस किसका? और दूरदृष्टि दोष के लिए अभिसारी लेंस। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है तो वो आपका हो जाएगा अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो इसमें निकट दृष्टि दोष है। क्या है? जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का उपयोग करके सही किया जा सकता है इसको। अवतल लेंस का उपयोग करके इसको सही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। जब वो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या और भी कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को हम और क्या कहते हैं? तो मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। बीमारी का नाम जैसे दूरदृष्टि दोष है। क्या है? दूर दृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में जैसे हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, तो इसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और निकट दृष्टि दोष में इसमें निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट दृष्टि दोष मायोपिया और दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। तो ये इसमें निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस का उपयोग करके। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया है और
हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर। मानव आंख में मौजूद किसका अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है? तो वो होता है आपका पीला। पीला अंडाकार होता है। कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पीला होता है। आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की या आंख का क्या कहा जाता है? तो वो आंख की समंजन क्षमता या आंख का समंजन क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो वो आपका रेटिना के पीछे बनता है। जब दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हो तो वो रेटिना के पीछे बनता है। प्रकाश आंख में किससे प्रवेश करता है? तो प्रकाश आंख में जब प्रवेश करता है तो वो कॉर्निया से प्रवेश करता है। कहाँ से करता है? आंख में प्रवेश करता है तो कॉर्निया से करता है। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं। इसकी वजह से ले रहे हैं ऊर्जा दक्षता। क्या ले रहे हैं? ऊर्जा दक्षता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो किस उपकरण में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? वो माइक्रोस्कोप। इसका माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं। विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि क्योंकि ये 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशा का। साधारण शीशा का पेरिस्कोप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? तो इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? तो वो स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश किस रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण होता है। तो विचलन कोण के बीच का कोण आपका आपतित किरण और निर्गत किरण क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होने क्या कहलाता है? तो विभक्त होना ये आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि आपका ये दिया है मिक्रो आर, मिक्रो वी और वाई क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। श्वेत प्रकाश का कांच जो होता है तो
श्वेत प्रकाश का कांच जो होता है वो कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना, 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो 7 घटकों में विभाजित होना आपका वो क्या कहलाता है? तो वो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अभी-अभी क्वेश्चन आया था। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है? तो ऐसा कौन सा रंग है जिसका प्रकाश का विचलन अधिक होता है? तो वो बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ये आपका आ गया। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन इनमें से सही हैं? तो वो आपके लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम। तो इसका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रकाश वर्ण विक्षेपित होगा। क्या होगा? वर्ण विक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, तो विचलन कोण आपका बैंगनी का होता है, सबसे ज्यादा विचलन कोण बैंगनी का, और विचलन कोण सबसे कम होता है तो वो आपका लाल का। विचलन कोण सबसे कम होता है तो वो लाल का होता है। सूरज की रोशन को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है? तो कौन विभाजित करता है? वो प्रिज्म करता है। कौन करता है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म क्या करता है? तो यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर-बितर करता है। प्रिज्म जो प्रिज्म के द्वारा गुजर रहे प्रकाश को प्रिज्म तितर-बितर कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। वर्णक्रम के कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं तो वो आपका बैंगनी और लाल। बैंगनी का और लाल का दो दोनों का जो करते हैं, दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। एक होता है, इसको कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर, YOR। तो ये वी क्या हो जाएगा आपका? बैंगनी। वी क्या हो जाएगा? बैंगनी। ओके। आई क्या हो जाएगा आपका? इंडिगो। आई आपका इंडिगो हो गया। ठीक। और ये बी क्या हो जाएगा आपका? नीला यानी ब्लू। और जी क्या हो जाएगा आपका? ग्रीन यानी हरा। वाई क्या हो जाएगा आपका? पीला। ओ क्या हो जाएगा आपका? ऑरेंज यानी नारंगी। और आर क्या हो जाएगा? यानी लाल। तो आपका बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंदों से जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? तो होकर इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो वो सबसे कम विचलित होता है तो वो आपका लाल होता है। कौन होता है? लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य उच्चतम होती है? तो तरंगदैर्ध्य सबसे उच्च होती है तो वो लाल रंग की। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य, ये लाल रंग की तरंगदैर्ध्य जो होती है, तरंगदैर्ध्य, इसकी तरंगदैर्ध्य लाल रंग की उच्च होती है और इसका विचलन विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का, और तरंगदैर्ध्य सबसे ऊंची होती है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश तो 7 रंगों का मिश्रण है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है?
तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग-अलग चाल से गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विकसित होता है? तो ऐसा कौन सा रंग है? वो लाल है, जो सबसे कम विकसित होता है। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। कौन थे? आइजैक न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो वो आपका कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन, ये आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता होगी। तो इसकी धारिता क्या होगी? तो वो आपकी धारिता निकालना है हमें। धारिता C बराबर Q/V। तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? A0 आपका आ जाएगा 1/10। आपका कितना दिया है ये? तो 1/10 1 कूलम बटे अपॉन 10 वोल्ट बराबर 0.1 F आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है वो तांबे का। विद्युत तार बनाने का उपयोग किया करते हैं तांबे तार का, ये तांबे का। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, तो दो चालक हैं जो समान दिशा में धारा ले जाते हैं, तो वो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? ऐसा कौन सा प्रभाव है जो विद्युत के कारण नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी संकुंचन प्रभाव। क्या है? संकुंचन प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? वो है आपका 50 जूल। इसको तो ऐसे ही 50 जूल, क्योंकि W बराबर होता है विभवांतर V इंटू Q कूलाम। तो विभवांतर कितना है? 10 है। कूलाम कितना है? 5 है। तो कितना आ जाएगा आपका? 50 जूल। विद्युत बल्ब क्या है? आपका विद्युत बल्ब ये एक फिलामेंट द्वारा 3 मीटर में 0.8 एंगस्ट्रॉन की धारा खींची जाती है। परपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश आपका कितना? T बराबर कितना दिया? 3 मिनट। इसको मिनट को सेकंड में बनाएंगे तो 3 × 60 बराबर 180 सेकंड। ठीक, हमें धारा कितनी दी है? 0.8 एंगस्ट्रॉन दी है। तो Q बराबर होता है IT। क्या होता है? IT। आवेश निकालना है। I का मान 0.8 है, T का मान 180 है, तो आपका आ जाएगा 144 कूलाम। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 5 एंगस्ट्रॉन की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। Q बराबर होता है IT। I का मान है 10 कितना? 10 मिनट। T बराबर, तो मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे तो आपका 600 सेकंड आएगा। तो 600 × 5 एंगस्ट्रॉन, तो ये आपका आ जाएगा 300, वो 3000 कूलाम। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 कूलम। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो कितना काम किया जाता है वो 40 जूल। कितना किया जाता है? 40 जूल किया जाता है। कैसे किया जाता है? वही है, V बराबर दिया 10 वोल्ट, Q बराबर दिया 4 कूलम, W बराबर निकालना है और V बराबर होता है W अपॉन आपका Q। ठीक, तो इससे आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 जूल। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C के चार्ज को प्रभावित करने में कितना काम किया जाएगा? तो फिर आपका आ जाएगा कितना काम किया जाएगा, तो विभवांतर V बराबर 11 वोल्ट, Q बराबर दिया है आपका 4 कूलम, तो W बराबर आपका V इंटू Q, तो आपका 11 मल्टीप्लाई 4 बराबर 44 जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 44 जूल। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वही आपका आंसर है, V बराबर 10 वोल्ट, Q बराबर है 3 कूलम, W बराबर निकालना है, W बराबर होता है V इंटू Q। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर आ जाएगा 30 जूल। कितना आ जाएगा? 30 जूल। विभवांतर 40 वोल्ट है, इतने C के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। तो V बराबर है आपका 40 वोल्ट, Q बराबर है 0.5 कूलम, W बराबर होता है V इंटू Q। तो आपका कितना आ जाएगा? 20 जूल आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जूल। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में इतने एंगस्ट्रॉम की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। Q बराबर क्या होता है? IT होता है और आप धारा का कितना मान दिया है? इतना है। T बराबर हमें सेकंड निकाल लेना है, तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो ये 60 सेकंड दिया है। T का मान हो गया, I का मान हो गया 0.75 एंगस्ट्रॉम। हमें Q बराबर IT निकालना है, निकाल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 C। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा? तो आपका कितना कार्य किया जाएगा आप निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? Q बराबर IT से एक वो सॉरी W बराबर V इंटू Q से। V का मान 11 है और Q का मान 3, तो 11 थी 33। ऑप्शन नंबर 33 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 जूल। 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच इतने आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम। W बराबर VQ। V का मान है 13 और Q का मान है 5। 13 पना 65 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 जूल। ऑप्शन नंबर डी। इतने का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य इतना है, तो इन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश निकालना है। तो W बराबर होता है VQ, तो Q बराबर हो जाएगा आपका W अपॉन V। तो W का मान कितना दिया है? 36 जूल। V का मान है 12, यानी कितना आ गया? 3C। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3C आंसर। नेक्स्ट है, विभवांतर इतने वोल्ट का और किया गया कार्य इतने जूल है, तो सर्किट के माध्यम से Q बराबर होता है W अपॉन V। तो W का मान है 60, ये V का मान 12 है। कितना है आपका? 12। 12 पंचे 60, 5C आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए। राइट आंसर हो जाएगा 5C।
नेक्स्ट, इतने माइक्रोन की ओम के प्रतिरोध में इतने एंगस्ट्रॉम की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो क्या हो जाएगी, R बराबर दिया है 10 ओम, एंगस्ट्रॉम दिया है आपका, तो I बराबर क्या है आपकी धारा 0.5 एंगस्ट्रॉम है। T बराबर है आपका 1 मिनट यानी 60 सेकंड है। तो Q बराबर क्या है आपका IT है, तो I का मान क्या है 0.5 मल्टीप्लाई T का मान है आपका 60। T का मान कितना है आपका 60, कितना आ जाएगा 330C। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? विद्युत आवेश कितना होगा? तो धारा बराबर आपका आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय। तो धारा कितनी है 0.5 बराबर आवेश अपॉन समय। समय 8 मिनट दिया है, मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे, तो बना लिए हैं सेकंड में। तो आपका क्या हो जाएगा, आवेश बराबर 0.5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 60 बराबर 240 सी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 240 सी। एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में इतने एंगस्ट्रॉम की धारा खींची जाती है। परपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे हम? ऑप्शन नंबर टी बराबर कितना है 10 मिनट, तो मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे, तो 60 का मल्टीप्लाई यानी 600 सेकंड आ गए। आई का मान कितना है, तो वो 0.6 एम्पियर है। Q बराबर निकाल लेंगे हम IT, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 गुणा 600, ये आपका आ जाएगा 360 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 कूलाम। इतने की धारा को 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश, सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश 108 सी है। कितना है 108 सी है। ऑप्शन नंबर ये आपका आ जाएगा सी। उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम Q बराबर IT से। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में इतने मिनट के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश, तो वही है Q बराबर IT। तो कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 150 सी। कितना आ जाएगा 150 सी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। इसका पिछले वाला क्वेश्चन क्या था 108 सही है। नेक्स्ट है आपका, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम के आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर इतना वोल्ट है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? किए गए कार्य की मात्रा, तो V बराबर आपका हो जाएगा W/Q। तो W बराबर आपका सीधा W बराबर VQ। तो V का मान कितना है 5, Q का मान कितना है 2, तो आपका कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा। 10 जूल आपका आ गया। हमें निकालना क्या है कार्य, तो आपका निकल आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 10 जूल। नेक्स्ट है आपका, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में इतने मिनट में इतने की धारा खींची जाती है, तो माध्यम प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करें। तो वही फॉर्मूला है Q बराबर IT से, तो उसी को हम हल करेंगे, तो आ जाएगा आपका 360 सी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
इतने के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5c के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो W बराबर VQ, V का मान 14, Q का मान 5, तो कितना आ जाएगा आपका 70 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 70 जूल। इतने के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच इतने के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा। W बराबर VQ, तो कितना आ जाएगा आपका 15 पना 75। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 15 पना 75। 15 दिया, ये 5 दिया, ये आ जाएगा 75 जूल। इतने के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5c के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम। W बराबर VQ, 17 पना 85। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी। इतने के विभवांतर वाले दो अणुओं के मध्य किया गया काम इतने जूल। तो दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश W बराबर VQ, तो आपका आ जाएगा Q निकालना है, आवेश निकालना है, W का मान कितना है 30 जूल। कितना है आपका 30 जूल अपॉन 10 आ जाएगा बराबर Q। तो आ जाएगा आपका Q बराबर आ जाएगा 3 सी यानी कूलाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 3 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा इतने होती है जब इतने का प्रवाह विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, तो समय ज्ञात करें। तो W बराबर समय ज्ञात करें तो W बराबर VQ, तो आपका है W बराबर VQ या फिर Q बराबर IT। ये आपका यहाँ Q बराबर IT लगेगा। तो कितना दिया है आपका 300, Q का मान कितना है, Q का मान है 300, ठीक। और निकालना क्या है समय, तो I का मान कितना है 0.5 बराबर T। तो आपका T बराबर कितना आ जाएगा आपका 600 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, 600 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5c के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना होगा। तो Q बराबर IT होता है और W बराबर होता है VQ। कौन सा लगेगा, V दिया है तो V का मान है आपका काम निकालना है, तो V का मान 11 हो जाएगा, Q का मान 5, 11 पचे 55 यानी ऑप्शन नंबर सी 55 जूल। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में इतने एंगस्ट्रॉन की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर IT 9 मिनट, T बराबर दिया है 9 मिनट, 9 मिनट को 60 वो सेकंड में बदलेंगे तो आ जाएगा 540 सेकंड, ठीक। तो धारा का मान 0.75 मल्टीप्लाई 540, तो ये आ जाएगा आपका 405 सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 405 सी। इतने वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। तो फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश Q बराबर IT। Q बराबर IT। एक होता है W बराबर VQ। तो हमें Q निकालना है, विद्युत आवेश निकालना है, जूल दिया है, तो 60 अपॉन 20 बराबर Q। तो Q बराबर आपका आ जाएगा 3 सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर इतने के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो W बराबर VQ, तो कितना 2 मल्टीप्लाई 10 बराबर आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 20 जूल। दो बिंदुओं के बीच 4 का आवेश ले जाने में किया गया कार्य।
और उनके बीच विभवांतर इतना है, तो W बराबर VQ। तो 4 ये आपका 18 दिया है, कितना दिया है आपका 18 मल्टीप्लाई 3 वो सॉरी मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ जाएगा आपका 72 जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 72 जूल। नेक्स्ट है, लास्ट है ये आपका 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जिनको जहां समझ में ना आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करें।